बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। एमडी कैट फिज़िक्स के क्रैश कोर्स में आज हम कवर अप करने वाले हैं मॉडर्न फिज़िक्स के कंप्लीट चैप्टर को इन वन शॉट। तो इस वन शॉट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हर टॉपिक की डिटेल थ्योरी एंड इसी के साथ साथ सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी। एंड स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपका चैप्टर बिल्कुल रेडी हो चुका है तो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हमने एक प्रैक्टिस शीट ऐड करी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस शीट को जाके डाउनलोड करिए और ख़ुद से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये आइडिया हो कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नेचर के बारे में तो हमारे पास में दो थ्योरीज आती हैं। एक थ्योरी एक्सप्लेन करती है इनके वेव नेचर को, जिसे वेव थ्योरी का नाम दिया जाता है, जबकि दूसरी थ्योरी एक्सप्लेन करती है इनके पार्टिकल नेचर को, जिसे हम क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की तो ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट्स, ये फिनोमिनाज सपोर्ट करते हैं वेव थ्योरी को, जबकि एट द सेम टाइम कुछ ऐसे फिनोमिनाज भी हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बेस के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। अब इन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए हम सहारा लेते हैं क्वांटम थ्योरी का। लेकिन क्वांटम थ्योरी में जाने से पहले हम एक बेसिक सा डिफरेंस या एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कंटिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट का। स्टूडेंट्स, सपोज कर लो हमारे पास में एक बकेट है जिसमें हम पानी भर रहे हैं। तो हमारे लिए जो पानी का टोटल मैस है वो कंटिन्यूस है, यानी आप जितना पानी इसमें भरते जाओगे उतना उसका जो मैस है वो बढ़ता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो मैटर है वो कंटिन्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप इस वाटर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वाटर है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है और हर मॉलिक्यूल का जो मैस है वो डिस्क्रीट है, यानी कि फिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बकेट के अंदर पानी का जो टोटल मैस है वो छोटे से मॉलिक्यूल के मैस का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये होता है क्वांटाइज्ड कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन हमारे पास में जो मैटर है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि जो टोटल मैटर है वो एक छोटे से एटम का, छोटे से मॉलिक्यूल का या किसी छोटे से पार्टिकल का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो हमारी बकेट में जो टोटल पानी है वो उस छोटे से मॉलिक्यूल के मैस का इंटीग्रल मल्टीपल है जिससे वो मिलके बना हुआ है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, जिसे हम डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एक और एग्जांपल पकड़ते हैं। सपोज कर लो हमारे पास में एक सीढ़ी है और एक हमारे पास में रैंप है। अब ये जो रैंप है ना, आप यहाँ पे कोई भी स्टेप ले सकते हो। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे भाग के जाते हो, आपकी मर्ज़ी आप यहाँ पे चल के जा रहे हो। तो यहाँ पे आपके स्टेप्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप छोटे स्टेप्स ले सकते हो, बड़े स्टेप्स ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास में कोई डिस्क्रीट या स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं है, जैसे कि एनर्जी आप कह लो इसको। तो हम लिखेंगे रैंप में हमारे पास में जो एनर्जी है इसको ऊपर चढ़ने के लिए वो नॉन कंटिन्यूस है। आप कोई भी स्टेप ले सकते हो, कोई भी अपनी एनर्जी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें सीढ़ी की तो आप जानते हो कि सीढ़ी के अंदर जो स्टेप्स हैं वो स्पेसिफिक बने होते हैं। हर स्टेप्स के दरमियान जो गैप है वो स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पर हर स्टेप के ऊपर आपकी जो एनर्जी है वो स्पेसिफिक होगी। तो हम लिखेंगे इस केस के अंदर जब हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड रहेगी, यानी आप एक स्टेप चढ़ोगे, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, तो हम जितने भी स्टेप्स इसमें आगे बढ़ते जाएंगे हमारी जो एनर्जी है वो उसी लिहाज से चेंज होगी। तो इसमें हर स्टेप पर आपकी जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग सीढ़ी वाला जो केस है इसमें एनर्जी क्वांटाइज्ड रहती है, जबकि जो रैंप वाला केस है इसमें जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस होती है, यानी यहाँ पे वो डिस्क्रीट नहीं होती। तो हमारे पास में जो रैंप वाला केस है ना, ये एक्चुअली है अपनी वेव थ्योरी, जबकि जो सीढ़ी वाला केस है ये हमारे पास में है अपनी क्वांटम थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड रहती है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को एंड वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द वेवलेंथ के बारे में। यानी कि प्लैंक्स हमें ये कहते हैं कि किसी भी बॉडी से रेडिएशंस की जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में या बंडल्स की फॉर्म में होती है, जिन्हें हम क्वांटा का नाम देते हैं। यानी कि मैक्स प्लैंक ने उन छोटे छोटे बंडल्स को क्वांटम ऑफ रेडिएशंस का नाम दिया था, जिन्हें बाद में आइंस्टाइन ने नाम दिया फोटोन का। अब एक फोटोन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी, यानी कि क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड अ फोटोन। अब एक फोटोन हमारे पास में वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो किसी भी बॉडी से एमिट या एब्जॉर्ब होता है
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फोटोन की एनर्जी की, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक उन्होंने बोला कि हर फोटोन की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि कम फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी फोटोन की कम रहेगी। अगर हम इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो बनेगा E इज़ इक्वल्स टू एच एफ। अब यहाँ पे H हमारे पास में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। अब सुन, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे जो V है ना, एक्चुअली वो हमारे पास में स्पीड ऑफ फोटोन है, जिसको C से लिखा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, तो इसको C लिखा जाएगा। तो V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा से अगर आप F निकालो तो वो बनेगा V ओवर लैम्डा, जिसको मैं यहाँ पे लिखूँगा C ओवर लैम्डा। तो फॉर्मूला बनेगा E इज़ इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये हमारे पास में दो रिलेशनशिप हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन के इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यानी कि अब देखो सुनिए, ये फॉर्मूला में क्या बता रहा है कि अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। जबकि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो वेवलेंथ के साथ में एनर्जी ऑफ द फोटोन का इन्वर्स रिलेशनशिप है, जबकि फ्रीक्वेंसी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास में फैक्टर यूज़ हो रहा है एच का, ये हमारे पास में कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो एच के यूनिट्स और इसकी वैल्यू को आपने जहन में रखना है, क्योंकि एज एन MCQs ये पेपर में पूछी जाती है। अब स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास में एक सिंगल फोटोन की एनर्जी। अगर हम बात करें n नंबर ऑफ़ फोटॉन्स की, तो n नंबर ऑफ़ फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल्स टू n टाइम्स एच एफ। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो फॉर्मूला बनेगा E इज़ इक्वल्स टू n टाइम एच सी ओवर लैम्डा। तो ये हमारे पास में कुछ रिलेशनशिप्स हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन के, जिनको आपने जहन में रखना है, ताकि आने वाले क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहें। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे एक हल्का सा ओवरव्यू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास में एक्चुअल में अरेंजमेंट होती है डिफरेंट रेडिएशंस की ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में स्पेक्ट्रम में अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो आपको नज़र आ रही है रेडियो वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। जबकि राइट साइड के ऊपर आप देखो गैमा रेज जो हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, जबकि वेवलेंथ सबसे कम है। और बीच में हमारे पास में कुछ कलरफुल पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं, जिसको विजिबल लाइट का नाम दिया जाता है, जो कि फर्दर 7 कलर के ऊपर कंसिस्ट करती है, जिसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, विब ग्योर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब स्टूडेंट्स अगर हम राइट से लेफ़्ट में मूव करते हैं तो हमारे पास में आप देख सकते हो इस ग्राफ से कि जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब आप जानते हो वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, जो कि आपको ग्राफ से भी नज़र आ रहा है कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, जबकि गैमा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी फोटोन कौन सा है पूरे स्पेक्ट्रम में, तो हम बोलेंगे गैमा रेज, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। जबकि विजिबल लाइट के केस में या विजिबल स्पेक्ट्रम में जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी फोटोन है वो कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे वॉयलेट कलर का। जबकि सबसे लोएस्ट एनर्जी फोटोन जो है वो होता है रेड कलर का। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास में डिफरेंट MCQs आपसे पूछे जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कि कौन सा हाई एनर्जी फोटोन है, कौन सा लोअर एनर्जी फोटोन है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है। तो इस तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आपसे लिंक करते हैं मोमेंटम का। तो स्टूडेंट्स मोमेंटम का एनर्जी के साथ में डायरेक्ट लिंक होता है। जब आप राइट से लेफ्ट में जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी के बढ़ने से मोमेंटम भी इंक्रीज़ करता है। तो अगर आपसे पूछे कि विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे हाईएस्ट मोमेंटम किसका होता है, तो हम बोलेंगे वॉयलेट कलर का। जबकि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा मोमेंटम किसका होता है, तो हम बोलेंगे गैमा रेज़ का, क्योंकि गैमा रेज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उनकी एनर्जी ज़्यादा, उनका मोमेंटम भी सबसे ज़्यादा होता है, जबकि वेवलेंथ उनकी सबसे कम होती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपने याद रखनी है, ताकि आगे आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्कि एक चीज़ और भी आपने याद रखनी है, जो हमारे पास में विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, इसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपने कैरी करना है,
जिसको आगे हम यूज़ भी करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसी भी फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं उसकी वेवलेंथ को यूज़ करके। तो अब यहाँ पे ना हमारे पास में बड़े ज़बरदस्त किस्म के दो छोटे से ट्रिक्स हैं जिसको हम लगाएंगे और अपनी एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है जाउल्स के अंदर, तो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है अभी, एच सी ओवर लेमडा। अब यहाँ पर आपको एच की वैल्यू तो पता है, सी की वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। अगर आप एच सी का प्रोडक्ट लोगे ना, तो एच सी का जो प्रोडक्ट है वो होता है 20 × 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो आपके पास में जो भी फोटोन है, अगर आप उसकी वेवलेंथ पता है तो आप इस वाले ट्रिक को यूज़ करके उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो जाउल के अंदर। अगर आपसे पूछे यार कि एनर्जी आपने निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो आप यहाँ से पहले उसको जाउल में निकाल लो, फिर बाद में जाओ और उसको कन्वर्ट कर लो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक लेंथी प्रोसेस है, तो हम चाहते हैं थोड़ा शॉर्ट हो रहे काम। तो यहाँ पे अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसका डायरेक्ट हमारे पास में ट्रिक होता है ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1240 ओवर लेमडा। तो यहाँ पे लेमडा हमारे पास में उसकी वेवलेंथ है। अब इसके बारे में दो बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में होनी चाहिए। अगर वो नैनोमीटर में है तो आप ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करोगे, और अगर वो नैनोमीटर में नहीं है तो आप उसको नैनोमीटर में पहले लेकर आओगे और फिर इसको अप्लाई करोगे। दूसरी बात कि यहाँ पे जो नैनोमीटर आप लगाओगे ना, उसमें पुट नहीं करना, नहीं तो पावर कुछ और ही हो जाएगी वहाँ पे। तो नैनोमीटर में होनी चाहिए वेवलेंथ, लेकिन नैनोमीटर को हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विजिबल स्पेक्ट्रम की, तो विजिबल स्पेक्ट्रम की हमने देखा है रेंज जो है वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। तो इसका मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो तो वॉयलेट की होती है, यानी कि 400 नैनोमीटर, और सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की, यानी कि 700 नैनोमीटर। अगर मैं बात करूँ वॉयलेट कलर की एनर्जी की, तो अगर मैं इसको जॉल्स में निकालना चाहता हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या अप्लाई करूँगा यहाँ पे, 20 × 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब स्टूडेंट्स मुझे पता है कि उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। अगर मैं 20 × 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय लिखूँगा 400 नैनोमीटर, नैनो आप जानते हो 10⁻⁹ होता है, तो इसका आंसर देखो क्या बनता है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में ना ये जो 400 × 10⁻⁹ है, इसमें से 400 के 2 जीरो आप काट दो तो पावर बचेगी 10⁻⁻7। अब ये जो 10⁻⁻7 है, जब न्यूमरेटर में जाएगा -26 में से ये माइनस होगा, तो आपके पास में बाकी बचेगा -19। और जब आप 20 को 4 से करोगे कैंसिल तो आंसर आएगा 5। तो आपका जो एनर्जी है वॉयलेट कलर की इन जाउल, वो आएगी 5 × 10⁻⁻19 जाउल। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके किसी भी फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो जाउल्स के अंदर। लेकिन अगर आपको उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप यहाँ से आगे फर्दर प्रोसीड भी कर सकते हो कि आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपना ट्रिक अप्लाई करें, तो हमारे पास में देखो वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर। तो मैं करूँगा 1240 डिवाइडेड बाई 400, नैनोमीटर में यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। तो जब आप 1240 को 400 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हम किसी भी फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं जाउल के अंदर भी एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी। तो स्टूडेंट्स इसी को यूज़ करके हमने एक पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पर, जिसमें हमने डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी कैलकुलेट कर रखी है जाउल में भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको याद रखने के लिए, ताकि आपको यूज़फुल हो जब भी आप इसकी रिवीजन करो। तो अगर आपको कोई सी पॉइंट में यहाँ पे डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप उसको लाजमी पूछिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बूस्टअप हो सकें। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मोमेंटम ऑफ द फोटॉन की, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशनशिप, जो कि होता है E=mc²। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो c का स्क्वायर है, आप इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हो mc×c। अब यहाँ पर ना ये जो हमारे पास में mc है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्पीड, एक्चुअल में ये हमारा मोमेंटम है। तो इस फॉर्मूले को हम यूँ लिख सकते हैं E=pc, क्योंकि mc जो है ये p के बराबर है, तो फॉर्मूला बनेगा एनर्जी का E=pc। अगर मैं यहाँ से p निकालता हूँ, यानी कि मोमेंटम निकालता हूँ, तो फॉर्मूला बनेगा P=एनर्जी ओवर स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक
जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है ये बराबर होती है एच एफ के। अगर मैं ई की वैल्यू रिप्लेस करूँगा अपने फार्मूले के अंदर तो मोमेंटम का फार्मूला बनेगा पी इज़ इक्वल्स टू एच एफ ओवर सी। अब स्टूडेंट्स वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा से अगर आप एफ ओवर सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मोमेंटम का फार्मूला बनेगा पी इज़ इक्वल्स टू एच ओवर लेमडा, बिकॉज एफ ओवर सी जो है ये 1 ओवर लेमडा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में मोमेंटम के 3 फार्मूलाज हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के साथ में मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि वेवलेंथ के साथ में इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम सबसे कम होगा, जो कि हमने अपने पिछले टॉपिक में डिस्कस भी किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले में। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ द फोटॉन्स के बारे में, यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हो किसी भी फोटॉन के तो वो कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने 2 फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किए हैं एनर्जी के, E इज़ इक्वल्स टू एन एच एफ एंड E इज़ इक्वल्स टू एन टाइम्स एच सी ओवर लेमडा। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जो हमने एनर्जी के फॉर्मूलाज को पढ़ा था, अब वहाँ से हम एन की वैल्यू निकालेंगे। तो एक फार्मूला आपके पास में बनेगा एन इज़ इक्वल्स टू ई ओवर एच एफ। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जब हमारे पास में फोटॉन्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है। एच तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला बनेगा एन इज़ इक्वल्स टू ई लेमडा ओवर एच सी। अब एच सी तो हमारे पास में कांस्टेंट है, लेकिन एन का लेमडा के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा जब एनर्जी ऑफ द फोटॉन जो है वो कांस्टेंट होती है। तो अगर हमारे पास में फोटॉन्स की एनर्जी सेम है, जैसे आपके पास में डिफरेंट कलर्स के फोटॉन्स हैं, सबकी एनर्जी आपने सेम करी है, तो अगर उनकी एनर्जी सेम है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कम होंगे। और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स भी कम होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द emitted लाइट बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो ये हमारे पास में इसका बेसिक सा रिजल्ट है। तो अगर आपसे पूछे कि 2 फोटॉन्स हैं, एक रेड कलर का है दूसरा ब्लू कलर का है, अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो किसके नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा होंगे, तो हम कहेंगे रेड कलर के नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा होंगे, बिकॉज रेड की वेवलेंथ ब्लू से ज़्यादा होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए रेड कलर के जो फोटॉन है वो सबसे ज़्यादा रहेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम में। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास में एक टर्म आती है काइनेटिक मैस ऑफ द फोटॉन। अगर हम बात करें रेस्ट मैस ऑफ द फोटॉन की, तो फोटॉन्स का जो रेस्ट मैस है वो हमेशा ज़ीरो होता है, यानी कि जैसे ही फोटॉन रेस्ट में आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसका रेस्ट मैस हमेशा ज़ीरो होता है। लेकिन जब वो मूविंग स्टेट में होता है तो उसका मैस कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता। तो उसका जो मैस है अगर हम आइंस्टाइन इक्वेशन से निकालें तो ये होता है एम इज़ इक्वल्स टू ई ओवर सी स्क्वायर। अब आप जानते हो ई तो बराबर होता है एच एफ के, तो ये बनेगा एम इज़ इक्वल्स टू एच एफ ओवर सी स्क्वायर। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एफ ओवर सी ये 1 ओवर लेमडा के बराबर होता है, तो फॉर्मूला बनेगा एच ओवर सी लेमडा। तो ये हमारे पास में 3 रिलेशनशिप्स हैं जिसकी मदद से हम उसका रिलेटिविस्टिक या फिर इफ़ेक्टिव मैस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फोटॉन का, उसकी वेवलेंथ को यूज़ करके, उसकी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके या फिर उसकी एनर्जी को यूज़ करके। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन करी है अब हम उसके रिलेटेड कुछ पास पेपर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एनर्जी कंटेंट। तो हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, गामा रेज़ की, एक्स रेज़ की, इंफ्रारेड रेज़ की या फिर यूवी रेडिएशंस की। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम राइट से लेफ्ट में मूव करते हैं यानी कि रेडियो से गामा रेज़ की तरफ आते हैं तो गामा रेज़ की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी एंड सबसे ज़्यादा होती है और इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे शॉर्ट रहता है। तो हमारे पास में जो गिवन ऑप्शंस हैं वहाँ पर आप देखो तो गामा रेज़ आ रहा है, तो इसका मतलब कि गामा रेज़ की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपसे उसने पूछा होता कि सबसे शॉर्टेस्ट एनर्जी किसकी है, सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है, तो हम कहते हैं इंफ्रारेड, क्योंकि सबसे हाईएस्ट गामा रेज़, उसके बाद फिर आती हैं एक्स रेज़, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल और फिर इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की एनर्जी सबसे कम होगी जबकि गामा रेज़ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड एमसीक्यू हमारे पास में है द मोमेंटम ऑफ वेवलेंथ 1.32 इंटू 10⁻⁻19 मीटर इज़। तो इसमें हमसे मोमेंटम पूछ रहा है जबकि आपको वेवलेंथ बता रखी है। अब हम जानते हैं
कि वेवलेंथ और मोमेंटम का जो आपस में रिलेशनशिप है वो आप निकालते हो P इज़ इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा। अब सुन यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले आप देखो जितने भी हमारे पास में ऑप्शंस गिवन है उनमें सब में यूनिट्स सेम है, मतलब कि यूनिट्स का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। दूसरे यहाँ पर देखो तो आपका सबके पास ना 5 आ रहा है स्टार्ट में, तो इसका जो होल नंबर वाला फैक्टर है वो भी सेम है सब में, मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसमें 10 की जो पावर है वो चेंज हो रही है सबके अंदर, तो इसलिए अपने पावर्स को ध्यान से सॉल्व करना है। अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूँ तो एच की वैल्यू हम जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻−34, जबकि लेमडा की वैल्यू होती है 1.32 इंटू 10⁻−9 जो हमें गिवन है यहाँ पर। अगर आप 6.63 को 1.32 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका एग्जैक्टली 5 ही आएगा, बिकॉज ऊपर वाला फैक्टर जो है न्यूमरेटर का वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो थोड़ा छोटा है, शॉर्ट है, तो ये ऑलमोस्ट 5 ही बनेगा। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में जो 10⁻−9 है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो बनेगा प्लस का 9, और जब आप 10⁻−34 में से प्लस के 9 को कम करोगे तो बनेगा माइनस का 25। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 5 इंटू 10⁻−25 न्यूटन सेकेंड, मीन्स कि हमारा चार्ली ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हैविंग मोमेंटम ऑफ 4.42 इंटू 10⁻−26 न्यूटन सेकेंड इज़। तो इसमें उसने मोमेंटम बता रखा है और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। स्टूडेंट सब देखो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था मोमेंटम एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप, तो वो था P इज़ इक्वल्स टू HF ओवर C। वैसे तो E ओवर C था, तो E की वैल्यू हमने पुट करी थी HF ओवर C बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो जब आप इस फॉर्मूले को अरेंज करोगे तो बनेगा F इज़ इक्वल्स टू PC डिवाइडेड बाय H। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। मोमेंटम की जो गिवन वैल्यू हमारे पास में है वो है 4.42 इंटू 10⁻26, और C की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10⁻8, जबकि H की वैल्यू हमारे पास में होती है 6.63 इंटू 10⁻34। स्टूडेंट्स अगर आप बात करो न्यूमरेटर की तो वहाँ पे जब आप 4.42 को 3 से करवाओगे मल्टीप्लाई तो 4 3 बार 12 अप्रॉक्सीमेटली 12 बनेगा, और डिनोमिनेटर में देखो तो 6.63 अगर आप इसको 6 मान लो तो 6 2 बार 12, न्यूमरेटर में 12 बन रहा है और डिनोमिनेटर में 6 है, तो 12 ओवर 6 ये आएगा 2। अब बची आपके पास में पावर्स, अब 10⁻−26 और 10⁻8, आपके पास में बचेगा 10⁻−16, क्योंकि 26 में से जब आप 8 कम करोगे तो माइनस का 18 बाकी बचेगा, और जब आप -34 को शिफ्ट करोगे न्यूमरेटर के अंदर तो ये बन जाएगा प्लस का 34, तो प्लस का 34 और माइनस के 18, तो कितना होना चाहिए आपके पास में, तो तकरीबन ये बनेगा आपके पास में 2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज़। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इसलिए पावर्स को अपने ध्यान से सॉल्व कर लेना है ताकि आपको ज़्यादा डाउट यहाँ पे ना आए, क्योंकि अब देखो 2 वाले हमारे पास में 3 ऑप्शन है, सिर्फ पावर्स का चेंज आ रहा है। तो इसलिए आपको जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वो होगा चार्ली, यानी कि 2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है द वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो उसमें हम जानते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये होती है 6.63 इंटू 10⁻−34, जबकि इसके यूनिट्स होते हैं जाउल सेकेंड। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो बनेगा बीटा, क्योंकि अगर आप सी की बात करो ना चार्ली ऑप्शन की, तो वहाँ पर देखो 34 की बजाय उन्होंने 43 लिखा हुआ है, वो नंबर्स में आपको उलझा रहा है। तो इसलिए ध्यान से आपने ये बात याद रखनी है कि इसकी पावर क्या होती है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज़, जबकि एच की वैल्यू आपको उसने बता रखी है। तो इसमें देखो हमने अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये होता है E इज़ इक्वल्स टू HF। एच की वैल्यू पुट कर दी, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे 3 इंटू 10⁻18। तो स्टूडेंट्स देखो अगर आप 6 को 3 से करवाओगे मल्टीप्लाई तो 6 3 बार 18 होता है, वो क्योंकि 6.63 है तो 18 के बजाय यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यानी कि 19 बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। और जब आप -34 में से प्लस के 18 कम करोगे तो 10 कम किया तो माइनस का 24, फिर 8 हम कम किया करेंगे तो ये बनेगा तकरीबन माइनस के 16। तो आपका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली वो होगा 19.89 इंटू 10⁻16,
यानी कि 19 मैंने लिख दिया यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच फोटोन कैरीज द मोस्ट एनर्जी? सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? तो स्टूडेंट्स देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एमडी 2020 में आ चुका है और सिंध बोर्ड में भी ये 2022 और 23 में रिपीट हुआ है। तो अब बताओ अब कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, वॉयलेट की, ग्रीन की, ब्लू की या फिर रेड की? तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, ई इज इक्वल टू एच एफ विच इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। अब हम देख सकते हैं कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है और फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट लिंक है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। अब हम जानते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे जो कम वेवलेंथ होती है वो वायलेट की होती है, तो इसलिए उसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। जबकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो हाईएस्ट एनर्जी फोटोन है वो वॉयलेट होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ़ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर ऑफ अ फोटोन देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज़। तो कहते हैं कि अगर आपके पास में जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, वहाँ पे v को c कर दो तो c इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फॉर्मूला बनेगा c ओवर लेमडा। c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, जबकि वेवलेंथ आपको गिवन है 500 नैनोमीटर, नैनो होता है 10 टू द पावर -9, तो 2 जीरो वहाँ से हटाओगे तो बनेगा 5 इंटू 10 टू द पावर -7। अब ये जो 10 टू द पावर -7 है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो तो बनेगा 8 + 7 यानी कि 10 टू द पावर 15। अब ऐसे तो वैसे कोई फैक्टर है नहीं जिसमें 10 टू द पावर 15 हो अपने ऑप्शन में, बट देखो अभी 3 को 5 पे डिवाइड भी करना है। तो अगर आप 3 को 5 पे करोगे डिवाइड तो आंसर आएगा 0.6। जब आप 0.6 को 6 में कन्वर्ट करोगे तो पावर हो जाएगी 10 टू द पावर 14। तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज़, यानी कि आपका जो बीटा ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, फाइंड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन वेवलेंथ वाज गिवन 1440 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स अब देखो अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो हम इसका ऑलरेडी ट्रिक डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास में होता है जब हमारे पास में वेवलेंथ नैनोमीटर में होती है, जो कि हमें गिवन भी है यहाँ पे। तो एनर्जी होती है 1240 ओवर लेमडा, तो आपके पास में एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब यहाँ पर देखो वेवलेंथ में गिवन है 1440, तो आप लिखोगे 1240 डिवाइडेड बाई 1440। तो अब देखो यार यहाँ पे न्यूमरेटर का फैक्टर छोटा है जबकि डिनोमिनेटर में फैक्टर जो है वो थोड़ा बड़ा है 1440। अब यहाँ पे 0 से 0 काटोगे तो ऊपर बचेगा 124 और बटे में बचेगा 144। तो इसका जो आंसर है वो 1 से छोटा ही रहेगा, यानी कि या तो आपका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या फिर अल्फ़ा ऑप्शन, बीटा और चार्ली तो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 124 को डिवाइड करोगे 144 से, तो इसका जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा अल्फ़ा। आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेडिएशंस एमिटेड बाय वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइज इन द रीजन ऑफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, तो हमारी बॉडी से कौन सी रेडिएशंस एमिट होती हैं? तो आप जानते हो कि हमारी बॉडी से जो है वो हीट रेडिएशंस निकलती हैं जिन्हें इन्फ्रारेड लाइट भी कहा जाता है। तो हमारी बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो इन्फ्रारेड होती हैं, तो इसलिए आपको जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज़। तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? स्टूडेंट्स अब देखो हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू एच एफ दैट इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। तो एनर्जी का वेवलेंथ के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब हमारे पास में वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट होती है एंड फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी तो जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे आपके जो गिवन ऑप्शन है ना, वहाँ पे जो दिख जो रहा है आपको वो तो होगा सी वाला ऑप्शन, क्योंकि वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन वैसे है नहीं यहाँ पर। तो आपको जो राइट ऑप्शन है इस केस का वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फोटोन इज़ ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ विद लार्जेस्ट स्पीड इन वैक्यूम। तो कहते हैं कौन सा फोटोन जो है वो फास्टेस्ट स्पीड से मूव करेगा, लार्जेस्ट स्पीड से मूव करेगा? गामा रे फोटोन, विजिबल लाइट फोटोन, इंफ्रारेड या ऑल फोटोन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट?
तो स्टूडेंट्स हमारे पास में जितने भी फोटॉन्स हैं ना, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो लाइट ही होती है। तो हम इसमें ये कहेंगे कि ऑल फोटॉन्स मूव विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन ए इज़ हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन बी। इसमें कहता है कि फोटॉन ए की जो वेवलेंथ है वो बी का हाफ है। द एनर्जी ऑफ फोटॉन ए इज़। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर ए की वेवलेंथ बी से हाफ है तो ए की जो एनर्जी है वो बी से डबल होगी, उसके ट्वाइस होगी। तो आपको जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। द एनर्जी ऑफ फोटॉन ए इज़ ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटॉन बी, बिकॉज उसकी जो वेवलेंथ है वो हाफ है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज़ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग फोटॉन्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमने उसको डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ लेके जाना है, इनके सबसे लोएस्ट से सबसे हाईएस्ट की तरफ। तो हम जानते हैं कि अपने विजिबल स्पेक्ट्रम में अगर हम उसको एनर्जी के लिहाज से डिवाइड करें या एनर्जी के लिहाज से अरेंज करें तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी फोटॉन जो है वो गैमा रेज का होता है। तो आप देखो अपने जो ऑप्शन हैं वहाँ पे सिर्फ पहला ऑप्शन ऐसा है जिसमें गैमा रेज सबसे एंड पे आ रही है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में गैमा रेज को सबसे लास्ट पे आना चाहिए क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा अल्फ़ा। तो माइक्रोवेव्स के बाद में अल्ट्रा वायलेट, फिर उसके बाद गैमा रेज। क्वेश्चन नंबर 14 है द स्पीड ऑफ अ फोटॉन इन फ्री स्पेस इज़। तो स्पीड ऑफ फोटॉन कितनी होती है? तो इसमें बेसिकली जितने भी फोटॉन हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, और इनकी स्पीड का एक फार्मूला होता है जो आपने यहाँ पे याद रखना है। वो होता है 1/√μ0 ε0, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, जो कि सी के इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो μ0 और ε0 की वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस करके, जो कि बेसिकली एक कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है अ 5 वाट LED बल्ब converts 80% of the power into light photons of wavelength 660 नैनोमीटर। यानी कि हमारे पास में 5 वाट का LED बल्ब जो है वो 80% पावर को फोटॉन्स में कन्वर्ट करता है जिनकी वेवलेंथ 660 नैनोमीटर है। अब सुनिए यहाँ पे नोट करने वाली बात देखो यहाँ पे कि 5 वाट उसकी पावर है, और हम जानते हैं पावर क्या होती है, एनर्जी डिलीवर्ड इन 1 सेकेंड। तो अगर वो टोटल एनर्जी का 80% डिलीवर कर रहा है यानी कि कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि 5 का जो 80% है ना वो हम लेंगे यहाँ पे। तो 5 का 80% ये ऑलमोस्ट 4 के बराबर होगा। कहते हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ फोटॉन्स। आपने नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं जो इस सेकंड में वो एमिट करेगा। स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे एक बात मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि हमारे पास में वो यूनिट टाइम में जो एनर्जी एमिट करेगा वो होगी 4 जूल पर सेकेंड, यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड जो आपकी पावर बेसिकली वो 4 जूल है जो उसकी आउटपुट है। तो अब हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ फोटॉन्स। अगर आपको वेवलेंथ पता है 660 नैनोमीटर, तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स वाले पोर्शन में कि अगर हमें वेवलेंथ पता है तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स का फार्मूला होता है E λ/hc। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, इसको हल करना है और इसका आंसर निकालना है। तो ये अब आपका काम है एक छोटा सा। तो आप इसको सॉल्व करिए प्रॉपर्ली, इसको हल करिए और देखिए इसका क्या आंसर आता है। तो अगर आपको इसमें डाउट आता है, कैलकुलेशन एरर आता है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसको हम फर्दर कवरअप कर लेंगे। तो वैसे इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर वो होगा अल्फ़ा। आप इसको कैलकुलेट करिए खुद से। ये अब आपकी एक मान लो असाइनमेंट है छोटी सी जिसको आपने कवरअप करना है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी जब डिफरेंट रेडिएशंस मैटर से इंटरेक्ट करती हैं तो उनके क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं। तो अगर हम बात करें किसी ऐसे फोटॉन की जिसकी एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यानी लो एनर्जी है, तो इस केस में हमारे पास में जो प्रोसेस होता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं। अगर फोटॉन्स की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो लेकिन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, यानी कि एक इंटरमीडिएट एनर्जी हो, तो हमारे पास में जो प्रोसेस होता है उसे कॉम्पटन इफेक्ट का नाम दिया जाता है। लेकिन जब हमारे पास में फोटॉन्स की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है या इसके बराबर होती है, तो उस केस में हमारे पास में जो फिनोमिना अकर करता है उसे पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के इंट्रैक्शन हैं रेडिएशंस के जो हमें नज़र आते हैं जब वो किसी मैटर के साथ में इंटरेक्ट करती हैं।
स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो एक ऐसा फिनोमेना है जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट को सपोर्ट करता है। इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हेनरिच हर्ट्ज ने और बाद में एक्सप्लेन किया गया बाय आइंस्टाइन। अगर इसको हम डिफाइन करें तो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसमें फ़ोटो मतलब होता है लाइट जो कि फोटोन से बेसिकली निकला है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तो लाइट इंटेंसिटी की मदद से किसी सरफेस में से या किसी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। यानी कि व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी falls on the metal plate, there starts emission of electrons which is called photoelectrons. एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को emit करवाने का जो प्रोसेस है, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया जाता है। अब अगर इसके हम बात करें इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, तो ये कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हमारे पास में एक मेटल प्लेट होती है जो कि एक कैथोड का काम करती है। जब उसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करवाते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि एनोड की तरफ मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास में जो डिस्कवरी है, इसे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है। और ये प्रोसेस बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को जिसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेट्स से हमारे पास में एक सिंगल मेटल की प्लेट है जिसके ऊपर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाते हो। तो अगर हम वहाँ पे रेड कलर की लाइट को फॉल करवाएंगे तो वहाँ से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एमिट नहीं होगा। लेकिन जब हम वहाँ पे ग्रीन कलर या ब्लू कलर की लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कलर जो है इनके पास में एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमारे पास में एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं है तो कोई भी फ़ोटो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट नहीं होता। तो हमारे पास में वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए ज़रूरी होती है, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। अब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मेटल सरफेस के ऊपर। यानी कि हर मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है। ये नेचर ऑफ द मेटल सरफेस पर डिपेंड करती है। यानी कि हो सकता है कि वो सरफेस जिसमें से ब्लू कलर की लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा रही है, वहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट ना करवा सकें। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का मेटल है। So, अगर हमारे पास में इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होगा, चाहे हम इंटेंसिटी को जितना मर्जी कम या ज़्यादा कर दें। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन है उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जो है वो F0 से ज़्यादा होती है, तो अगर आपके पास जो इंटेंसिटी है वो कम भी है, तब भी हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इमीडिएटली बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपके जो इंसिडेंट फोटोन है उसके पास में वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारे पास में जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो उस केस में जो फोटोन होता है उसके पास में वो एनर्जी ज़्यादा कैरी करता है। जब उसके पास में ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके मेटल से इसके बॉन्ड टूटेंगे और वो उस मेटल से बाहर आ जाता है। तो उसके पास में भागने के लिए भी एनर्जी बच जाती है। तो वो जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो जब हमारे पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन हम इंसिडेंट करवाएंगे किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे वो ज़्यादा एनर्जी पोजेस करता होगा वो फोटोन, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन के। अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जो कि आप देखो डायग्राम में देख भी सकते हो। ग्रीन कलर के फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलने के पास में एनर्जी कम है, लेकिन ब्लू कलर के फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके पास में एनर्जी जो है वो ज़्यादा दिखा रखी है, वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर आ रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चाहे आप इंटेंसिटी को जितना मर्जी कम या ज़्यादा कर दो, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उनकी चेंज होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने जहन में रखना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म हमारे पास में आती है वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन हमारे पास में एक्चुअली में क्या होता है, तो लेट्स से हमारे पास में एक मेटल सरफेस है जिसके ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। तो जब हम किसी स्पेसिफिक लाइट को या फोटॉन्स को इनके ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो फोटॉन्स की टोटल एनर्जी का कुछ हिस्सा इन इलेक्ट्रॉन्स को इस सरफेस से निकालने में यूज़ हो जाता है, जबकि जो बाकी एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है इनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर हमारे पास में फोटॉन्स के पास में एनर्जी कम है
तो वो सिर्फ इनको निकालने में यूज़ हो जाएगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़ीरो रहेगी। लेकिन अगर इंसिडेंट फोटोन के पास में एनर्जी ज़्यादा है तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और जो फोटोन है यहाँ पे वो टोटली ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मिनिमम एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से निकालने के लिए चाहिए, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, जिसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं फाई इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट भी इसको वैसे लिखा जाता है, और ये बराबर होता है एच एफ नॉट के। तो यहाँ पे जो एफ हमारे पास में है, एफ नॉट जो है, ये कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी कि इसको फर्दर आइंस्टाइन ने किस तरह से एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टाइन ये कहते हैं कि जब हम किसी फोटोन को किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो उस फोटोन की जो टोटल एनर्जी है वो दो हिस्सों में जाती है। एक हिस्सा यूज़ होता है वर्क फंक्शन में, यानी उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अब फोटोन की एनर्जी हम जानते हैं ये होती है एच एफ के इक्वल। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच एफ नॉट, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की जो वहाँ से निकल रहे हैं, तो उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस वक्त होगी वो होती है 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन को आप थोड़ा अरेंज करोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन, और जो वर्क फंक्शन है वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो रहेगा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करूँ यहाँ पे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी इक्वल टू फोटॉन्स एनर्जी एच एफ माइनस वर्क फंक्शन एच एफ नॉट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करो इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ, तो हम जानते हैं ये सी ओवर लेमडा के बराबर होती है। तो एच एफ की जगह पे आएगा एच सी ओवर लेमडा, और एच एफ नॉट की जगह पे आ जाएगा एच सी ओवर लेमडा नॉट। तो यहाँ से आप एच सी को कॉमन भी निकाल सकते हो। तो जब हम यहाँ से एच सी को कॉमन निकालेंगे तो बनेगा 1 ओवर लेमडा माइनस 1 ओवर लेमडा नॉट। तो ये हमारे पास में डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में जो लेमडा नॉट हम यूज़ कर रहे हैं ये कहलाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये हमारे पास में एक बेसिक से रिलेशनशिप्स हैं जिसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी एंड वर्क फंक्शन भी एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन को भी। तो जो चीज़ें आपको गिवन होंगी आप उनको यूज़ करके जो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है आप उनको फाइंड कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के रिलेटेड, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अब नॉर्मली हमारे पास में होता क्या है कि जब हम कैथोड के ऊपर लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं, यानी कि जो बेसिकली मेटल प्लेट होती है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और एनोड की तरफ भागते हैं, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और भाग के सर्किट से फ्लो करेंगे और हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके देंगे, जो कि हम एमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें कि जो बैटरी है इसके टर्मिनल्स को रिवर्स कर दें, तो जब हम इसके टर्मिनल्स को रिवर्स करेंगे तो एनोड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जबकि कैथोड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी हमारा पोटेंशियल रिवर्स हो जाएगा। जब हमारा पोटेंशियल रिवर्स हुआ तो एनोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन भाग के जा रहे थे अब वो रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर ये रिपेल होते थे वापस मुड़ना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स द मेटल प्लेट। अगर हम ऐसा ऐसा अपना रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचेगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो रीएब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे उस मेटल प्लेट के अंदर, यानी कि कैथोड के अंदर। तो उस कंडीशन पर हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, जो एमीटर की रीडिंग है वो आपको ज़ीरो मिलेगी। तो हम लिखेंगे वो वैल्यू ऑफ द रिवर्स पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर करंट ज़ीरो हो जाता है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाता है, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। अब इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, मिनिमम अपोजिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, जो भाग के धड़ाधड़ आ रहे हैं इसकी तरफ, उनको रोकने के लिए जो हमें पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, रिवर्स पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। और एक इनका रिलेशनशिप होता है काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का आपस में, वो होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी नॉट। अब यहाँ पे जो क्यू है बेसिकली वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, और जो वी नॉट हमारे पास में है ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, अगर इसके में हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स को डिस्कस करें तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम इसको लिखें अगर,
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर और क्यू वी नॉट वैसे का वैसा। अगर हम यहाँ से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा वी मैक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2q v0 डिवाइडेड बाय m। यानी कि जो 2 है वो दूसरी तरफ जाके हो गया मल्टीप्लाई, मैस डिवाइड हो जाएगा और v का क्योंकि स्क्वायर है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ रहेगा। अब सुन देखो, ये जो फार्मूलाज हैं आपको कुछ हिंट्स बता रहे हैं यहाँ पे, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आपके लोग के इन्फॉर्मेशन जिसमें छिपी है वो देखो क्या है। तो कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। जब आपका रिवर्स पोटेंशियल सेम होगा तो जिन पार्टिकल्स पे चार्ज ज़्यादा होगा उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर आप फर्स्ट वाले फार्मूला को देखो। इसी तरह से जो मैक्सिमम स्पीड है वो स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ये लास्ट वाले रिलेशनशिप को देखो जो कि स्क्वायर रूट वाला है अपना, अगर आपके पास में वी नॉट कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, तो वी मैक्सिमम का स्क्वायर रूट ऑफ क्यू से डायरेक्ट लिंक है, यानी जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो स्पीड का स्क्वायर रूट ऑफ चार्ज से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह से अगर इसका हम रिलेशनशिप देखते हैं विद मैस, जब हमारा वी नॉट कॉन्स्टेंट होगा तो मैस के स्क्वायर रूट से स्पीड का इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो जिस पार्टिकल का मैस ज़्यादा होगा उसकी जो स्पीड है वो कम होती है। तो ये हमारे पास में कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है एज एन इन्फॉर्मेशन, ताकि कोई एमसीक्यू बने यहाँ से तो आप उसको ईजिली डील कर सको। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ में लिंक किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। लेकिन जो नंबर ऑफ़ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट या फिर ब्राइटनेस ऑफ द लाइट के ऊपर। यानी कि आप लाइट की इंटेंसिटी को जितना इंक्रीज़ करोगे, ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल सरफेस में से वो उतने ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 1000 फोटोन जो है वो 1000 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ फोटोन्स को जब आप बढ़ाओगे तो इंसिडेंट नंबर ऑफ़ फोटोन्स के बढ़ने से जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ेंगे। तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो चाहे ज़्यादा हो, करंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम नंबर ऑफ़ फोटॉन्स को बढ़ाएंगे तब फोटो करंट पर फ़र्क पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स को बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है और कम करने से जो फोटो करंट है वो कम हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसका बनाएं ग्राफ, और एक ग्राफ हमारे पास में आता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड नहीं करता, तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो फ्रीक्वेंसी को आप जितना मर्जी बढ़ा दो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, तो हम जानते हैं जैसे जैसे हमें इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे फोटो करंट इंक्रीज़ करेगा। तो इनका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के ऊपर फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में इन ग्राफ्स की जो पीक है वो हमें सेचुरेशन करंट बताती है। अगर हमारे पास में फर्स्ट कर्व की जो इंटेंसिटी है वो I1 है, सेकंड की I2 है और थर्ड वाले की I3 है, तो जो सब पे टॉप पर है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, तो उसका फोटो करंट सबसे ज़्यादा होगा, और जो सबसे बॉटम पर है उसकी इंटेंसिटी सबसे कम है तो उसका जो फोटो करंट है वो भी सबसे कम है। तो ये जब हमारे पास में फोटो करंट को हम देखते हैं डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के ऊपर फ्रीक्वेंसी को सेम रख करके, तो आप ये देखोगे कि इनका जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, यानी इनका जो रिवर्स पोटेंशियल है जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, वो सबका सेम आ रहा है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम क्यों होगा? क्योंकि सबकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होगी, जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उनका कांस्टेंट रहेगा और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम रहेगी। लेकिन इंटेंसिटी को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे फोटो करंट जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की,
जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वो उतनी ज़्यादा होगी, और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज़्यादा होता है। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर, यानी कि उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाओ या कम करो तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब आप फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो ये कम हो जाती है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, तो उसका ग्राफ बनेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगर इसका ग्राफ बनाते हो फ्रीक्वेंसी के साथ तो ये बनेगा एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। यानी कि अब देखो यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा सा ओरिजिन से हटा हुआ है, एक पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी है उसे एफ़ नॉट कहते हैं, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम भी देते हैं, क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेगा। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उसके पास में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो रहा है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी फर्दर बढ़ेगी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि सबका जो सेचुरेशन करंट है वो सेम है, लेकिन जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं और इंटेंसिटी सेम होती है, तो इंटेंसिटी के सेम होने की वजह से जो सेचुरेशन करंट है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप देखो तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, F1, F2 एंड F3। अगर F3 सबसे ग्रेटर है तो F3 का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन F1 सबसे कम है तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी सबसे कम होगा। तो आप देख सकते हो कि जो नेगेटिव पोटेंशियल है, जो रिवर्स पोटेंशियल है, जिसे हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका रिटार्डिंग पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके पास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। और जिन इलेक्ट्रॉन्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है उसकी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी कम है। तो हमारे पास में जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो भी चेंज होता है। लेकिन जो सेचुरेशन करंट है, जिसे हम फोटो करंट भी कहते हैं, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा सेम रहता है। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जिसको आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आए तो उसको लाजमी डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है स्लोप का। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पर एक ग्राफ दिखा रखा है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्लोप आपको क्या बताती है, तो स्टूडेंट्स आप जानते हो स्लोप बेसिकली tan थीटा होती है, जो कि होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब देखो तो वाई एक्सिस में यानी कि परपेंडिकुलर में हमारे पास में आ रही है काइनेटिक एनर्जी, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपके पास में आ रही है फ्रीक्वेंसी बेस में। तो काइनेटिक एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है एच के इक्वल, जो कि तमाम के लिए सेम रहती है। तो यानी कि कांस्टेंट है ना, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो जब भी आप स्लोप निकालोगे काइनेटिक वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ की, तो वो हमेशा एच के बराबर आएगा। लेकिन अगर आप देखो राइट साइड पे, तो वहाँ पे ग्राफ है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसकी अगर आप स्लोप पूछा जाए आपसे, तो हम लिखेंगे इसकी जो स्लोप हमारे पास में है ये भी tan थीटा के बराबर होती है। तो वर्टिकल में वी नॉट और हॉरिजॉन्टल में एफ़ है, तो वी नॉट ओवर एफ़ ये बराबर होता है एच ओवर ई के, जो कि ये भी एक कांस्टेंट है। तो तमाम फैक्टर्स के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड स्लोप ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की जो स्लोप है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होती है, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ की जो स्लोप है वो एच ओवर ई के बराबर होती है, जो कि हमेशा सेम रहती है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक के रिलेटेड जितने भी MCQs पूछे गए हैं पास पेपर्स के अंदर उनको। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अपनी इस सीरीज़ का। इसमें कहते हैं द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय लाइट ऑफ अ सर्टन वेवलेंथ फ्रॉम अ मेटल इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी आई ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी आई के इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वे इन विच एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। तो कहते हैं आप ये बताओ कि कौन सा ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी वो इंटेंसिटी पर तो डिपेंड ही नहीं करती।
तो अगर वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती तो उसका जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी आपका जो अल्फा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि एनर्जी सेम रहेगी, आप इंटेंसिटी को चाहे बढ़ाओ या कम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड। तो ये बेसिकली हमारे पास में डेफिनेशन है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। तो आपका अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं बाय आइंस्टाइन जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब यहाँ पे हमारे पास में अगर आपने एनर्जी ऑफ द फोटोन लिखो एच एफ के इक्वल, तो ये बराबर आएगा 5 + 1/2 mv²। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें अपने ऑप्शंस को देखें तो वहाँ पे है एच एफ माइनस 5। अब यहाँ से देखो इस वाले फॉर्मूले से अगर आप वर्क फंक्शन को ले जाओ लेफ्ट साइड पर तो बनेगा एच एफ माइनस 5 इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन। तो कहता है कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के या फिर ब्राइटनेस ऑफ द लाइट के। अगर हम लाइट की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ करते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 20 है लाइट फोटॉन्स ईच ऑफ एनर्जी 3.5 × 10⁻⁻19 joule falls on a cathode of photocell. The current through the cell is reduced to 0 by taking the cathode to a potential plus 0.25 volt relative to the anode. The work function of the cathode is। तो हमें वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। उसने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बता रखा है जिस पे करंट ज़ीरो हो रहा है और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बता रखी है, बल्कि फोटॉन्स बता रखी है। सो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है तो बनेगा, बल्कि वैल्यू पुट कर लो इसमें, तो बनेगा एच एफ इज इक्वल टू 5 + EV0। अब यहाँ पे हमारे पास में स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन निकालना है तो ये बन जाएगा एच एफ माइनस EV0। अब एच एफ यानी कि एनर्जी ऑफ द फोटोन ये है 3.5 × 10⁻⁻19, जबकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास में है 0.25। अगर आप 1.6 को 0.25 से करवाओगे ना मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 0.4, बाकी वैल्यू सारी की सारी वैसी की वैसी। अब देखो तो 3.5 में से जब हम 0.4 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3.1 और बाकी 10⁻⁻19 दोनों में कॉमन है, तो आंसर आएगा 5 इज इक्वल्स टू 3.1 × 10⁻⁻19 जूल, यानी कि आपका जो वर्क फंक्शन है वो होगा 3.1 × 10⁻⁻19 जूल। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सर्टेन फोटो सेंसिटिव सरफेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन इज कॉल्ड। तो किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके, ये क्या कहलाता है। तो सिंपली आप जानते हो ये डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो आपका अल्फा ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है रेड लाइट इज़ यूज इन फोटोग्राफिक डार्क रूम बिकॉज। रेड लाइट क्यों यूज़ की जाती है फोटोग्राफिक डार्क रूम्स में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रेड कलर की लाइट की तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ द फोटोन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जबकि वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हमारे पास में जो फोटोग्राफिक डार्क रूम्स होते हैं ना वहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं जिसके ऊपर आपकी इमेज प्रिंट होती है। तो वो जो इमेज है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। अगर वहाँ पे फोटोग्राफिक रूम्स के अंदर आप हाई एनर्जी की लाइट इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या होगा कि वो जैसी लाइट उस फिल्म के ऊपर पड़ेगी वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करेगी जिससे इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो जाएंगे और पिक्चर ख़राब हो जाती है। तो पिक्चर को ख़राब होने से बचाने के लिए हम वहाँ पे एक ऐसी लाइट यूज़ करते हैं जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो और फ्रीक्वेंसी कम हो ताकि उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाए और उस फिल्म को इफ़ेक्ट ना करें।
तो फोटोग्राफिक डार्क रूम में रेड लाइट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में और इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा, बिकॉज रेड लाइट हैज़ लेस फ्रीक्वेंसी एंड मोर वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन फोटो एमिशन फ्रॉम अ मेटल इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 4, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो यहाँ पे हम वेवलेंथ को लेमडा बाय 4 यानी कि 4 टाइम रिड्यूस कर रहे हैं। जब हम वेवलेंथ को 4 टाइम रिड्यूस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 4 टाइम इंक्रीज़ करेगी और अगर फ्रीक्वेंसी 4 टाइम इंक्रीज़ करेगी तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो भी 4 टाइम इंक्रीज़ करेगी। तो आपके जो गिवन ऑप्शंस हैं वहाँ पे अगर आप ध्यान से इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट है, बिकॉज लेमडा बाय 4 जब होगी वेवलेंथ हमारी तो जो एनर्जी है वो इंक्रीज बाय एन अमाउंट इक्वल टू 4 टाइम्स एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा होगा, यानी कि जो उसकी पहली एनर्जी थी वो उससे 4 गुना पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर वो डेल्टा बनेगा। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्पटेंस इफेक्ट। अब ये भी एक ऐसा फिनोमेना है जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट को सपोर्ट करता है और ये हमारे एमडीकेट के सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कुछ एमसीक्यूज पेपर्स में आए हुए हैं तो इसलिए हम इसको साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लो हमारे पास में एक एटम है, अगर हम वहाँ पे एक हाई एनर्जी फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो फोटोन अगर उस इलेक्ट्रॉन्स को भी इजेक्ट करे और ख़ुद भी किसी एंगल पे स्कैटर्ड हो जाए तो इस फिनोमेना को कॉम्पटेंस इफेक्ट का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स हमारे पास में जब फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद स्कैटर्ड होता है किसी एंगल के ऊपर तो उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो अगर स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से कम हो गई है तो स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट फोटोन से ज़्यादा हो जाती है। तो वेवलेंथ में ये जो चेंज आता है ना इसे कॉम्पटेंस शिफ्ट का नाम दिया जाता है, जिसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज़ कॉल्ड कॉम्पटेंस शिफ्ट, जिसको डेल्टा लैम्डा भी लिखा जाता है, जो कि बराबर होता है वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन माइनस वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, जिसको मैथमेटिकली फर्दर हम लिखते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास में एच ओवर एम नॉट सी क्या चीज़ है ये तो हम डिस्कस करेंगे अभी, बट यहाँ पे जो थीटा है ये कहलाता है स्कैटरिंग एंगल, जिसको थीटा से डिनोट किया हुआ है डायग्राम के अंदर भी। तो उसमें से ये जो फिनोमिना है ना ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के ऊपर। तो इनकी स्कैटरिंग जो है वो एक ख़ास डायरेक्शन में इसलिए होती है क्योंकि ये मोमेंटम को कंजर्व रखना चाहते हैं और इनकी जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व रहती है क्योंकि फोटोन की वेवलेंथ चेंज हो रही है और जिसकी एनर्जी डिक्रीज़ हुई है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज़ हो जाती है। स्टूडेंट्स कॉम्पटेंस शिफ्ट के फॉर्मूले में अभी हमने जो फैक्टर पढ़ा है ना एच ओवर एम नॉट सी, इसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ के सिमिलर होती हैं तो इसलिए इसको कॉम्पटन वेवलेंथ का नाम भी दिया जाता है। तो अगर वो फॉर्मूला में यहाँ पे दोबारा से लिखूँ तो वो था डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो डेल्टा लेमडा है ये कहलाता है कॉम्पटन्स शिफ्ट, जबकि एच ओवर एम नॉट सी ये कहलाता है कॉम्पटन वेवलेंथ, जो कि मैथमेटिकली बराबर होता है 240 पिकोमीटर्स के। एंड जो थीटा हमारे पास में है ये कहलाता है स्कैटरिंग एंगल। अब हम यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स पर देखेंगे कि कॉम्पटन शिफ्ट में और कॉम्पटन वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप होता है। स्टूडेंट सपोज करो कि अगर हमारा जो फोटोन है वो 0 डिग्री पे स्कैटर करता है, यानी कि वो जिस तरह से आया उसने इलेक्ट्रॉन को निकाला और सेम उसी पाथ पे आगे चला गया तो उसमें कोई स्कैटरिंग नहीं हुई, तो जो स्कैटरिंग एंगल है अगर वो 0 डिग्री हो तो आप जानते हो कॉज ऑफ 0 जो है वो +1 के बराबर होता है। तो अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे कॉज 0 की +1 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो जो कॉम्पटन शिफ्ट है यानी कि डेल्टा लेमडा वो 0 आएगा, यानी आपकी कॉम्पटन सॉरी जो आपका जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हमारा जो इंसिडेंट फोटोन है वो स्कैटर्ड होता है एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री तो कॉज 90 आप जानते हो 0 होता है, तो आपका जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो बराबर होगा एच ओवर एम नॉट सी के, यानी कि 240 पिकोमीटर। तो ये एक एवरेज वैल्यू इसकी रहेगी यहाँ पे। अगर हमारा जो फोटोन है वो स्कैटर्ड होता है एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री तो आप जानते हो कॉज 180 होता है -1, तो -1 प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 ये बनेगा 2।
तो हमारा जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो 2 टाइम्स H/m0c के बराबर होगा, यानी कि 480 पिकोमीटर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 180 के ऊपर हमारे पास में जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है उसमें मैक्सिमम चेंज उस वक्त आएगा जब वो 180 के ऊपर बाउंस बैक कर जाएगा, यानी वो आया, उसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया और वापस उसी पाथ पर बाउंस हो गया। तो उस केस में जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो मैक्सिमम होगा, उसकी वेवलेंथ में मैक्सिमम चेंज आएगा। और मिनिमम चेंज कब आएगा? जब वो ज़ीरो के ऊपर स्कैटर करता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपने अच्छे से कवर अप करनी है, ताकि अगर कोई एमसीक्यू यहाँ से बने तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सको। स्टूडेंट्स, एक टॉपिक हमारे पास में होता है पेयर प्रोडक्शन। अब ये भी एक ऐसा फिनोमिना है जो कि एविडेंस है पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट का। अब इसमें होता क्या है? लेट्स से हमारे पास में एक एटम है, हम उसके ऊपर एक हाई एनर्जी फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं, जैसे कि गैमा रेज। तो ये फोटोन हाई एनर्जी होने की वजह से इसके न्यूक्लियस तक पेनेट्रेट कर जाएगा, और जैसे ही जाके न्यूक्लियस को हिट करेगा तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ पार्टिकल्स जनरेट करेगा। यहाँ पे एक पेयर ऑफ पार्टिकल जनरेट करेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब सिंस यहाँ पे हमारे पास में इसमें अब देखो तो जो हमारी एनर्जी है, यानी कि जो गैमा रे फोटोन है या हाई एनर्जी फोटोन आप कोई भी यूज़ करते हो, तो वो फोटोन कन्वर्ट हो रहा है मैटर के अंदर, यानी कि पार्टिकल जनरेट कर रहा है। तो इस फिनोमिना को हम पे मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का नाम भी देते हैं। और मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है इसे पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पेयर जनरेट होता है पार्टिकल और उसके एंटी पार्टिकल का। अब इस केस में हमारे पास में जो टोटल चार्ज एंड मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहते हैं। अगर आप देखो कि फोटोन की, तो फोटोन के ऊपर हम जानते हैं कि चार्ज ज़ीरो होता है, वो एक न्यूट्रल इनके पार्टिकल होता है। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों का नेट चार्ज ज़ीरो होगा। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में पेयर प्रोडक्शन के लिए एक हैवी न्यूक्लियस भी रिक्वायर्ड होता है। ये वैक्यूम में अकर नहीं कर सकता। अगर ये वैक्यूम नहीं है, अगर आपके पास में न्यूक्लियस नहीं है, तो आप खाली फोटॉन्स को जितना मर्जी मारते रहो वैक्यूम के अंदर, तो वहाँ पे कोई पेयर प्रोडक्शन नहीं होगी। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए कंडीशन है कि आपके पास में एक हैवी न्यूक्लियस होना ज़रूरी होता है, ताकि वहाँ पे चार्ज और मोमेंटम भी कंजर्व हो सकें। स्टूडेंट्स हमारे पास में अगर हम बात करें पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, जो कि चार्ज में उसके अपोजिट होता है, लेकिन मैस में अप्रॉक्सीमेटली उसके बराबर होता है। तो पॉजिट्रॉन को यहाँ पे हम प्रोटॉन नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन का जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो होता है एंटी प्रोटॉन। तो इसलिए ये बातें आपने याद रखनी है कि पॉजिट्रॉन हमारे पास में एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, जिसका चार्ज उसके अपोजिट है, लेकिन उसका जो मैस है वो इसको एग्जैक्टली बराबर होता है। और ये कब एमिट होता है? जब एक हाई एनर्जी फोटोन न्यूक्लियस में पेनेट्रेट करता है, और तो न्यूक्लियस में से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये पेयर बनाते हैं, जिसको पेयर प्रोडक्शन में पढ़ा जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास में आता है कंडीशंस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। तो अब देखो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए आपके पास में जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए वो होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि m0c² के बराबर। तो अगर हम बात करें पेयर प्रोडक्शन की, तो इसमें क्योंकि हमारे पास में दो पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, तो इनके लिए जो एनर्जी है वो 2m0c² होनी चाहिए, यानी कि 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो पेयर प्रोडक्शन के लिए फ़ोटोन के पास में होना ज़रूरी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली गैमा रेज फोटोन के पास में होती है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ना इसके रिवर्स प्रोसेस की, तो पेयर प्रोडक्शन का एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है, जिसमें हम दो पार्टिकल्स को आपस में टकराते हैं, कोलाइड करवाते हैं, और वहाँ से दो फोटॉन्स जनरेट हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो एनर्जी का मैटर में चेंज होना पेयर प्रोडक्शन, यानी कि मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसे एनिहिलेशन ऑफ द मैटर कहते हैं, जिसमें पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे और दो गैमा रे फोटोन जनरेट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी इक्वेशन की, तो हमारे पास में देखो जो टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन है ये बराबर होगी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स। क्योंकि दोनों पार्टिकल्स आपस में मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, तो उनके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हमारी जो टोटल एनर्जी है, अगर इसमें लिखूँ मैथमेटिकली, तो ये होगा HF इज इक्वल्स टू, पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है 2m0c² प्लस पेयर की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी, आप उसको यूँ लिख दोगे। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाती है इस केस के अंदर,
जब हम एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स को लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इन दो टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास में आता है, इन फिजिक्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन मैटर एंड एंटी मैटर कंबाइन दे फॉर्म। तो जब मैटर और एंटी मैटर कंबाइन होता है तो क्या बनता है? पार्टिकल्स विद जीरो चार्ज बनेंगे, पार्टिकल्स विद पॉजिटिव चार्ज, पार्टिकल्स विद नेगेटिव चार्ज, या फिर पार्टिकल्स विद ड्यूअल मास। तो क्या होता है स्टूडेंट्स? अब देखो हमारे पास में, अगर हम देखें लेफ्ट वाली डायग्राम को, तो इसमें देखो हमारे पास में दो गैमा रेज फोटोन आपस में कंबाइन होते हैं। तो जब दो गैमा रे फोटोन्स आपस में कंबाइन होंगे तो दो पार्टिकल्स जनरेट होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी कि पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इस फिनोमेना को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। लेकिन अगर इसके उल्टा हो, जो कि राइट वाले डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, कि जब एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि मैटर और एंटी मैटर आपस में कंबाइन होते हैं, तो आपके पास में दो गैमा रे फोटॉन जनरेट होते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है एनिहिलेशन ऑफ द मैटर। अब यहाँ पर हमारे पास में जो गैमा रे फोटॉन्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। तो जब भी मैटर और एंटी मैटर कंबाइन होंगे तो हमारे पास में दो फोटॉन्स जनरेट होते हैं जिनके ऊपर ज़ीरो चार्ज होता है। तो अगर हम जाएँ वापस अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, तो इसमें कहता है कि पार्टिकल्स विद ज़ीरो चार्ज यानी कि फोटॉन्स, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन मस्ट बी। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये बात हमने अभी डिस्कस करी है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन पेयर एनिहिलेशन टू गैमा रे फोटॉन्स क्रिएटेड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन नॉट इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज। तो कहता है कि पेयर एनिहिलेशन में जब एनिहिलेशन होती है तो दो गैमा रे फोटॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रैवल करते हैं, वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं? तो स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो उनका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं अपने मोमेंटम को और एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास में जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका वो बनेगा बेसिकली बीटा। अपोजिट मूव करेंगे ताकि उनका मोमेंटम कंजर्व रह सके, तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन कॉम्पटन इफेक्ट द इंसिडेंट फोटॉन व्हेन कंपेयर टू द स्कैटर्ड फोटॉन इज ऑफ। वो कहता है कि अगर आप कॉम्पटन इफेक्ट में इंसिडेंट फोटॉन को स्कैटर्ड फोटॉन से कंपेयर करो तो इंसिडेंट फोटॉन की ग्रेटर एनर्जी होगी, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रेटर एनर्जी एंड मोमेंटम होगा, या इक्वल एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इन केस ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट जब एक हाई एनर्जी फोटॉन आके इसको हिट करता है तो जो स्कैटर्ड फोटॉन होता है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी और एनर्जी भी उसकी कम हो जाती है। तो जो इंसिडेंट फोटॉन होता है उसकी एनर्जी और मोमेंटम ज़्यादा होता है स्कैटर्ड फोटॉन की निस्बत। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा चार्ली, ग्रेटर एनर्जी एंड मोमेंटम। स्टूडेंट्स अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो कि एक्सप्लेन करता है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये कहता है कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो हर मूविंग पार्टिकल के साथ में एक वेव जनरेट होती है जिन्हें हम मैटर वेव्स का नाम भी देते हैं या फिर डी ब्रोगली वेव्स का नाम भी दिया जाता है। अब इस वेवलेंथ की इन वेव्स की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जिसका फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। अब p हमारे पास में बेसिकली मोमेंटम है उस पार्टिकल का और लैम्डा हमारे पास में है वेवलेंथ ऑफ द वेव जो उसके साथ एसोसिएट कर रही है, और h हमारे पास में प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं कि जो p है इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो बनेगा h/mv। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ना मोमेंटम की इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो ये आपने वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा होगा, p इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा p की वैल्यू मोमेंटम की जगह पर, तो बनेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/स्क्वायर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला ये होता है, और इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कह लो या सिंपल मैथ्स कह लो उसका फार्मूला h/mv होता है। अब सुनिए इस फार्मूले के कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने यहाँ पे जहन में रखने हैं, जो आगे हम एमसीक्यूज़ में यूज़ भी करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, अगर हमारे पास में वेलोसिटी कांस्टेंट हो पहले वाले फार्मूले में, तो वेवलेंथ का मैस के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर मैस ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। सेकेंडली, अगर आपका मैस कांस्टेंट है सबसे पहले वाले फार्मूले में ही,
तो अगर मैस कांस्टेंट है तो वेवलेंथ का वेलोसिटी के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, एंड वाइस वर्सा। अगर हम देखें सेकंड वाले फार्मूले में, जब आप काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखोगे तो वेवलेंथ का स्क्वायर रूट ऑफ द मैस के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। अब यहाँ पे देखो दो रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मैस के स्क्वायर रूट के साथ में इनवर्स लिंक है। जब हमारे पास में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैस के साथ उसका इनवर्स लिंक है। तो ये दोनों में कंपैरिजन आप अच्छे से नोट करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में कि अगर मैस कांस्टेंट हो तो फिर वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट से इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। तो ये इसके कुछ बेसिक्स के रिजल्ट्स हैं जिनके लिए आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और इनको आपने आगे सॉल्व करना होता है। तो चलिए कुछ सेकेंडली एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड जो पास पेपर्स में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मैस 5 माइक्रोग्राम मूव्स विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड देन डी ब्रोगलीज वेवलेंथ विल बी। तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है, आपको मैस पता है, स्पीड पता है, तो फॉर्मूला यूज़ करोगे लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी। एच की वैल्यू हमारे पास में होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और एम हमारे पास में है 5 माइक्रोग्राम, तो ये बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻6 और स्पीड है 8 के इक्वल। अब देखो 8 5 ज़ार 40, तो बनेगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10⁻⁻6। अब 40 का जो 4 के साथ में ज़ीरो है वो हटाओगे तो पावर बन जाएगी 10⁻⁻5। तो ये आ गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻5। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास में अगर 10⁻⁻5 को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करो तो माइनस के 34 प्लस का 5, ये बचेगा माइनस के 29। तो आपके पास में दो ऑप्शन है जिसमें माइनस का 29 जो है वो आंसर बन रहा है गिवन ऑप्शन में बी एंड डी के अंदर। तो अगर आप 4 को 6.63 से डिवाइड करवाओ तो ये आंसर आएगा 1.657 इंटू 10⁻⁻29। पर आप देखो तो हमारे जो गिवन ऑप्शन है वहाँ पे जो आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो अगर मैं इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक शिफ्ट करूँ तो 7 क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो ये बनेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻29 मीटर। तो आपको जो राइट आंसर है वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ़ वेलोसिटी बिकम्स 5 टाइम्स व्हाट हैपन टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ। वो कहते हैं कि अगर वेलोसिटी को आप 5 गुना बढ़ा दो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें सब देखो हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी, जो बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ का वेलोसिटी के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर आप वेलोसिटी को 5 टाइम बढ़ाओगे, 5 गुना कर दोगे तो वेवलेंथ 5 गुना कम हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो आपको जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे बनेगा अल्फा, डी ब्रोगली वेवलेंथ विल डिक्रीज बाय 5 टाइम। एंड एमसीक्यू नंबर 30 है, इफ़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम वेलोसिटी विच वन ऑफ देम हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो कहते हैं कि अगर अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सेम वेलोसिटी हो सबकी तो वेवलेंथ किसकी सबसे शॉर्ट होगी। अगेन डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज़ करोगे लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि लैम्डा का मैस के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। वेलोसिटी क्योंकि सबकी सेम है तो मैस से आप लिंक देखोगे वो इन्वर्स बन रहा है। तो इसमें सब देखो हम जानते हैं जो गिवन पार्टिकल्स हैं उनमें अल्फ़ा का मैस सबसे ज़्यादा होता है जो कि हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन का मैस उससे कम, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से कम और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, जबकि अल्फ़ा का मैस सबसे ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी। तो गिवन ऑप्शन में से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा डेल्टा, क्योंकि अल्फ़ा का मैस सबसे ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट बनेगी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की सारी डिस्कशन। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कोई डाउट नज़र आया हो, कोई भी कहीं पे मिस्टेक नज़र आई हो तो उसको काइंडली पॉइंट आउट ज़रूर कीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।